अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। जहांगीर तरीन का जो मामला है वो ऐसा लग रहा है कि भड़कता ही चला जा रहा है, उसको समेटा नहीं जा रहा बल्कि वो फैलता चला जा रहा है। अगरचे इससे पहले भी मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात भी चले हैं और उन्हें जेल भी जाना पड़ा है, जिस तरह से आज फवाद चौधरी साहब भी बता रहे थे। लेकिन जहांगीर तरीन का मामला इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर गया है कि जिस तरह से उन्होंने ये हुकूमत बनाने में अपना किरदार अदा किया था, जिस तरह से मेंबर्स उनके साथ खड़े हैं जो कि हर पेशी पे अब उनके साथ नज़र भी आ रहे हैं और बेबांगे दोहल अपने लिए इंसाफ भी मांग रहे हैं, तो उसके बाद अब ये सवाल पैदा होता है कि ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, आखिर उनको तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और इमरान खान साहब उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर क्यों नहीं देते। सारी गुफ्तगू होगी इसी हवाले से। आज आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और पहले जिस तरह साहब बात के आगाज़ में मैंने कहा कि उनके जो साथ लोग हैं वो बेबांगे दोहल अब मुतालबात भी कर रहे हैं और साथ साथ कुछ थ्रेट्स भी ऐसे लग रहा है कि उनकी ज़ुबान में नज़र आ रहे हैं। तो मैं सुनवा देती हूँ कि आज राजा रियाज साहब ने क्या बात की है। तहरीक इंसाफ के 40 के करीब मेंबरान इंसाफ मांग रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से कि खान साहब हमें इंसाफ चाहिए, आप इस बात को और आगे ना बढ़ाएं। हम अभी तक बड़े आराम के साथ तहरीक इंसाफ के परचम के नीचे खड़े हैं, आपने इसी तरह रवैया रखा तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं, फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। वो कदम क्या होंगे ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इमरान साहब से जानते हैं। इमरान साहब, रौला कुछ ज़्यादा ही फैल गया, गल बद ही गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ना कभी कभी तहरीक इंसाफ पे तरस आना शुरू हो जाता। अच्छा, हाँ जी। क्यों? इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के मामला देखें, पहले 2.5 साल 3 साल वो अपोजिशन उनके पीछे पड़ी रही और अपोजिशन से वो परेशान रहे। अब अपोजिशन की तरफ से उनकी परेशानी थोड़ी सी कम हुई है तो आपस में उनकी परेशानियां शुरू हो गई हैं, आपसी लड़ाइयाँ हो गई हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि मैनेजमेंट नहीं है, टीम को उस तरह से संभाला नहीं गया। देखें, कप्तान बड़े अच्छे कप्तान हैं, लेकिन कप्तान का असल काम ये भी होता है कि टीम को संभालना कैसे। जहांगीर तरीन का केस दूसरे लोगों से मुख्तलिफ कैसे है? वो इस तरह से मुख्तलिफ है कि आज आप देखें कि किसी वक्त इमरान खान के सबसे करीबी, सबसे ख़ास मोतमिद ख़ास ओन चौधरी आज इनके साथ खड़े हैं। सूबाई वुज़रा, इस वक्त जो सूबाई वुज़रा हैं, नुमान लंगरेवाल साहब देखें और या दूसरे अजमल चीमा साहब, फिर उनको मशीर और दूसरे, ये जो कहते हैं 40 के करीब अरकान है। 30 ने तो साइन करके भी दे दिए थे ना, जो वो दरख्वास्त नुमा खत भिजवाया था। बात यह है कि जहांगीर तरीन वो आदमी है जिसने तहरीक इंसाफ में ना सिर्फ इलेक्टेबल्स, फिर नोट करने इलेक्टेबल्स उनको शामिल करवाया, फिर जो जनूबी पंजाब का कार्ड है उसमें इनका बड़ा रोल था कि किस तरह से जनूबी पंजाब के लोगों को इनकी तरफ मोटिवेट किया। और फिर सबसे बढ़ के ये कि अपने त्यारे को एक ओमनी बस की तरह यूज करते हुए आज़ाद हैसियत में जीतने वालों को भर भर के लाए, तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया और मिस्टर ट्रांसपोर्टर का लक़ब भी पाया। बिल्कुल ठीक। और फिर ये सारी हुकूमत बनी। यानी जहांगीर तरीन एक आम आदमी उस तरह का नहीं है कि उससे चले जाए। इसका मतलब है कि क्या उन्हें कोई पूछे ना? ना बिल्कुल ना। वज़ीर आज़म ने कल सरगोदे में बिल्कुल ठीक कहा था, जब मीडिया से बात करते हुए जहांगीर तरीन के हवाले से उन्होंने कहा था, अगर आपको याद हो, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं क्या करूं, उन्होंने कार्टेल बनाया हुआ था, 1.25 साल में चीनी 26 रुपए महंगी हो गई फी किलो, तो जो उन्होंने पैसे कमाए अब हिसाब देंगे। कानून ये नहीं हो सकता कि अमीर के लिए कुछ और और गरीब के लिए कुछ और। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन इशू ये है कि ये जो अब आप इसको धमकी के या ललकार के, आप समझती हैं कि राजा रियाज साहब जो हैं उनकी इतनी सियासी हैसियत है, उनका इतना सियासी मुकाम है कि वो इमरान खान साहब को इस तरह से ललकारा मारे? तो फिर कौन? जुबान राजा रियाज की जरूर इस्तेमाल हुई है, लेकिन अल्फाज वही हैं जो पीछे से उनके मुंह में डाले गए हैं। किसने डाले? जहांगीर तरीन ने। जहांगीर तरीन जो साथ उनके दाएं तरफ खड़े हैं, उनकी मर्जी के बगैर राजा रियाज ये बोल सकते हैं? चलें, अब काफी सारे पॉइंट्स मेरे पास आ गए जो मैं हिलाली साहब से जिसपे रिस्पॉन्स उनका जरूर जानना चाहूंगी। हिलाली साहब, क्या वजह है फिर, अगर कोई बासर है या किसी ने अगर आपकी हेल्प की है तो इसका मतलब है कि उसको फिर छोड़ दिया जाए, उससे इंक्वायरी ना हो, चाहे उस पर कोई भी इल्ज़ाम आए?
देखिए, हमने तो सुना है केस गवर्नमेंट का। चलिए शुरू से करते हैं। ये जो लोग कह रहे हैं कि अगर आप हमारे से बात ना करें और अगर आप वो ना करें जो हम चाहते हैं तो फिर हम आपको छोड़ देंगे, फिर हम जो भी मर्जी है कर सकते हैं। ठीक। तो एक तरीके से ये है ब्लैकमेल, इसलिए कि अगर आप इनको छोड़ देंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, और अगर गवर्नमेंट गिर जाएगी तो आप उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि एक लीगल मैटर पे जो अदालत का फैसला होना चाहिए आप खुद फैसला करके और इनके खिलाफ हो जाएंगे और इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये बड़ा आसान है तरीन और उनके साथियों को कंडेम करना और कहना कि ये ब्लैकमेल है। ठहरो, अदालत जो फैसला करती है तुम मानो। मगर मैं उनके साथ थोड़ा सा सिंपैथी रखता हूं। किसके साथ? तरीन के साथ। मैं आपको बताता हूं क्यों। वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है। कहता है कि मेरे खिलाफ क्या, शुगर इंडस्ट्री के खिलाफ और खासतौर वो मिल ओनर्स के खिलाफ जो इतना सारा उठा है, वो क्यों उठा है? इसलिए कि कार्टेल बना है, बिल्कुल सही। इसलिए कि वो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, बिल्कुल सही। इसलिए कि माफिया एक है, वो भी सही। और शायद इनका मतलब ये है इसलिए कि मैं एक ओनर हूं, मैं भी इस कार्टेल में हूं, मैं भी इस माफिया में हूं। मगर फिर आप इनके खिलाफ वो चार्ज लाएं जो कार्टेल, प्राइस मैनिपुलेशन और माफिया क्या होता है, ले आए ना उस पे। अगर वो चार्ज आप लाते तो मैं कहता हूं ये ब्लैकमेल है। मगर ये कह रहा है आप मेरे खिलाफ एक 10 साल पुराना चार्ज लाएं। वो क्या चार्ज है? वो चार्ज ये है कि मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खास इंफॉर्मेशन दे के खरीदे, बेनिफिट किया और फिर वो सुना पैसे बाहर भेज दिया अपने बेटे को। वो भी एक क्राइम है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक जुर्म है। बड़ी अच्छी बात है। तो फिर यार ये जो 10 साल पुरानी जुर्म जो है, इस पे आप उसको ट्राई करें। मगर आप तो इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि ये मैनिपुलेट करके, ये माफिया का हिस्सा बन के ये प्राइसेस इसने बढ़ाए हैं। तो वो कहता है भाई जिसके जो चार्ज, हाँ, मगर एक छोटा और एक चार्ज है जो अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि तरीन ने भी अपना हिस्सा 44 मिलियन रुपया लिया है। इट्स अ शेयर ऑफ द सब्सिडी। 2.5 बिलियन रुपया ये शुगर ओनर्स ने गवर्नमेंट से लिया सब्सिडी, और इसका हिस्सा बनता है 44 मिलियन। और वो सब्सिडी जो था उसको नहीं देना, गवर्नमेंट को उनको प्रेशराइज नहीं करना था, और ये सही नहीं था। आई डोंट नो कि इलीगल है, मुझे ये नहीं पता कि इलीगल है, मगर अनएथिकल था। मगर बहुत सारी चीज़ें अनएथिकल होते हैं बिजनेस में इस मुल्क में। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई ना कोई तो होगा। इमरान खान को तो नहीं पता है कि एक 10 साल पुराना चार्ज इसके खिलाफ निकाला जा रहा है। इमरान खान तो कह रहा है ये कार्टेल, माफिया, प्राइस मैनिपुलेशन में ये शरीक है, इसको पकड़ो, मेरा दोस्त है। जो उन्होंने बनवाई थी वो तो यही समझ रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। यस, सो टू मगर FIR जो इनके खिलाफ है, ये तरीन चीख के कर रहा है और कोई सुनता भी नहीं है उसकी बात। वो चीख के कर रहा है। मगर तुमने तो 5 साल 10 साल और पुराना केस मेरे खिलाफ जो पहली किसी और गवर्नमेंट की थी वो उठाया है। मगर फिर मेरा जवाब उसको ये है कि फिर ठीक है भाई, कोई आपको माफ तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो भी क्रिमिनल है। FIR फाइल हो गया है, अब जाओ कोर्ट में। इसलिए अगर तुम इस तरीके से जाओगे, ये इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो क्या होगा मैं बताता हूं समीना, बड़ी सिंपल। अगर ये गवर्नमेंट गिर गई, क्या उसका फायदा होगा? क्या वो FIR खत्म हो जाएगा अगर ये गवर्नमेंट गिर गई? क्या वो चोर और डाकू जिनको तुमने मुश्किल से निकाला है, वो अगर वापस आ जाए, तुम्हारी बेहतरी कैसी होती है, मुल्क की बेहतरी कैसी होती है? ठीक। ये जो लोग आए जो भागना चाहते हैं और नून के साथ और PPP के साथ अगर जाना चाहते हैं, शायद उनकी हो, मगर तुम्हारी कैसी होगी और पाकिस्तान का कैसा होगा? ठीक है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्जेस के हवाले से जो आपने उठाया। लेकिन इमरान साहब, अगेन बात वही आ जाती कि चार्जेस चाहे 10 साल पुराने हों या अभी के हों, या आपका जो ये पहले तो हम ये बात सुन रहे थे कि जी उन्हें इंक्वायरी पे ही इत्मीनान नहीं है जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। अब ये चार्जेस के हवाले से भी बात आ रही है।
लेकिन जो भी इश्यूज हैं वो तो कोर्ट में सेटल होंगे ना, उसको फिर बाहर आके ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जाना चाहिए। यही तो केस है जहांगीर तरीन का। जहांगीर तरीन कहते क्या है, वो कहते हैं जो ड्यू कोर्स है सबके लिए वो मेरे साथ भी हो, लेकिन मुझे आप खास तौर पे इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। और वो चीज़ें जो वो कहते हैं कि आपने एक जानिबदार कमेटी बनाई है, आपने जो मेरे खिलाफ इंक्वायरी करवानी है ज़रूर करवाएं, लेकिन एक गैर जानिबदार कमेटी बना दे जो इंक्वायरी करे, और अगर मेरा कसूर बनता है तो मुझे बताएं। लेकिन मुझे जानबूझ के सिर्फ इसलिए कि मैं जहांगीर तरीन हूँ मुझे आप इंतकाम का निशाना ना बनाएं कुछ लोगों के कहने पे। अच्छा, इसमें अब एक तो ये इनके केस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हुई, लेकिन एक अब दूसरी बात कि ये जो राजा रियाज साहब जो आप कह रहे थे कि वो नहीं बोल रहे, उनके अंदर जहांगीर तरीन बोल रहे हैं, ये सिर्फ बोल ही रहे हैं या कुछ अमली कदम उठाएंगे भी? ये मामला आपको कितना बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, जहांगीर तरीन की जो शख्सियत को जो लोग जानते हैं उन्हें एक बात का पता है कि वो बोलते कम है और अमल ज्यादा करते हैं। आप इस पूरे मामले में देख लें, अभी तक उन्होंने किस तरह से अपने आप को, अपनी जुबान को काबू में रखा हुआ है। अगर जहांगीर तरीन के कहने पे आज राजा रियाज ने ये बात की है तो फिर आप समझ लें सॉरी माफ कीजिएगा कि उन्होंने कोई ज़हन बना ली है। अच्छा, हाँ जी। क्या हिकमत अमली है? हिकमत अमली यही होगी ना कि वो कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अभी जो है लाली साहब कह रहे थे ना कि अगर ये हट जाएंगे तो क्या होगा, हुकूमत चली जाएगी। लेकिन मुझे आप ये बता दें, कह लेने दीजिए कि जहांगीर तरीन भी एक पाकिस्तानी सियासत का ऐसा मोहरा है, जैसे उन्होंने कहा कि मैं पहले काश्तकार था, फिर मैं बिजनेसमैन बना और फिर सियासत में आया, कि कुछ ताकतवर हलकों में उनके भी मामला बड़े फिट हैं, उनके भी रवाबित हैं। और फिर अगर उनके साथ बगैर किसी ओहदे के आज 30-40 लोग हैं तो अगर कुछ लोग उनके पीछे आशीर्वाद भी हो तो ये लोग बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जरा इसमें हिलाल साहब, मैं अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दें, मैं जरा ये आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि क्या इमरान खान साहब के सेटल हो सकते हैं मामला? जब यही बात सहाफ़ी ने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछी तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले आप सुन लीजिए। जहांगीर तरीन से फासले हैं और क्या वजह है, क्या उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको सुना जाएगा? सारों की बात सुनने के लिए तो मैं तैयार हूँ। अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून। तो हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, बात कर लेंगे जहांगीर तरीन से इमरान खान साहब? देखिए सीधी, ये इमरान खान भी थोड़ा जल्दबाज है ना, ये कूदता है और फिर सोचता है। मैं देखिए सीधी सादी बात ये है कि अगर समझिए आपका राइट हैंड मैन, जो आदमी आपको इतना मदद किया है, आप उससे कहते तुम्हारे खिलाफ माफिया के कोई चार्जेस नहीं है, मगर एक पुराना चार्ज है जो FIA के पास है, और मेरे एडवाइजर्स हैं जो शायद तुम्हारे भी दुश्मन हो, मेरे एडवाइजर्स हैं वो कहते हैं ये चार्ज अगर तुम्हारे खिलाफ निकालें तो ये चार्ज काफ़ी है, तुम ख़त्म हो जाओगे। अब देखो ये पब्लिक हो जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ ये चार्ज है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि इसलिए कि तुम्हारे खिलाफ हो मैं ये चार्ज को भूल जाऊं या सर फेर दूं, इसलिए कि यही लोग जो शायद तुम्हारे दोस्त, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, वो खुद लीक करेंगे कि देखो तरीन फेवरेटिज्म हो रहा है। तो जहांगीर साहब तैयार हो जाएं, ये चार्ज आएगा, डिफेंड योरसेल्फ। अगर ये शायद अगर इस तरीका उसका अप्रोच होता तो शायद जहांगीर तरीन शायद इतना बुरा नहीं मानता। मगर एक चीज याद रखें कि इस मुल्क में चीजें इतने गंदे हो गए हैं कि बहुत कम लोग हैं जो अपने राइट हैंड मैन को कानून के मुताबिक उसको जेल भेज देंगे। हमारे इसमें ये रिवाज नहीं है। तो जब रिवाज नहीं है और उसके खिलाफ ये रिवाज इस्तेमाल हो रहा है तो नेचुरली उनके लिए भी डाइजेस्ट करना मुश्किल है। ठीक, हाँ, ये चार्ज जो उसके खिलाफ है, इट्स अ सीरियस चार्ज, इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक, इट्स अ सीरियस चार्ज कि कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं थी जिसमें से 44 लाख तुमने ले गए। चलिए, ये आपने पॉइंट तो अच्छा उठाया है, सही है, सही। हिलाली साहब, मैं दोबारा भी आऊँ, लेकिन इमरान साहब, जो हिलाली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर उन्हें एतमाद में ले लेते तो फिर भले कार्रवाई होती भी तो शायद वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करते जिस तरह से अब वो अपनी पावर शो कर रहे हैं और थ्रेट भी बन गए हुकूमत के लिए। आप समझते हैं कि इस तरह की ही ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी?
देखिए, ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी का जोम होना और दूसरे तमाम लोगों को बेईमान समझना ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है कि अगर किसी ने ये कह दिया, ये हर बड़े आदमी का प्रॉब्लम वैसे होता है कि वो आमतौर पे बड़े आदमी कानों के कच्चे होते हैं। अगर आपको किसी ने कह दिया है तो आप जहांगीर तरीन से आपकी कई मुलाकातें हुई हैं, इस दौरान भी हुई हैं। आप जहांगीर तरीन को अगर इलेक्शन के मौके पे बाहर से बुलवा सकते हैं तो आप इस मौका के लिए भी बुला लें। चले इस मुलाकात को आप पब्लिक ना करते, आप उनसे तन्हाई में मुलाकात कर लेते, प्राइवेटली मुलाकात कर लेते, बंद कमरे में मुलाकात कर लेते और उनसे कहते कि जनाब ये मामला है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से ना सिर्फ मैं बदनाम होऊंगा बल्कि तुम भी बदनाम होगे, हमारी दोस्ती, हमारा ताल्लुक खराब होगा। तो मैं समझता हूँ शायद जहांगीर खान इस तरह से रिएक्ट ना करते। क्या पता वैसे हुई भी हो, हमें क्या पता। नहीं, अब देखिए कि उनके रिएक्शन में 3-4 नुकसान हो सकते हैं। वो वफाकी हुकूमत में इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो पंजाब हुकूमत में उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर अपना जो उनका ये इलेक्टेबल्स का ग्रुप है उसको अलग कर सकते हैं, और फिर अगला जो जनूबी पंजाब के सूबे वाला मामला है अगले इलेक्शन में और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो क्या वो इनके दुश्मनों के साथ भी मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की तरफ जा सकते हैं, इतना इंतहाई कदम मुश्किल लग रहा है। अब अच्छा चले, आप क्या समझती हैं इस सारे मामले के बाद जहांगीर तरीन चुप करके घर में बैठ जाएंगे, वो इमरान खान के लिए खुला मैदान छोड़ देंगे? नहीं, वो फिर इस तरह से करेंगे। मैंने पहले आपसे कहा कि उनके भी कहीं राब्ते हैं। ठीक है, तो जहांगीर खान तरीन फिर देखेंगे कि उधर भी क्या इशारे होते हैं। फिर वो समझेंगे कि उनको जो सूट करेगा उस तरफ वो चलेंगे। मैं फाइनल कमेंट हिलाली साहब से ले लूं, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी हिलाली साहब। देखिए, होता असर ये है कि जब ऐसे केसेस आते हैं तो जो बड़े साहब होते हैं ये केस कहते हैं गवर्नमेंट को, ख़ास तौर अगर वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हो, फिर एक छोटा सा हुक्म जाता है कि तुम्हारा केस ख़राब कर दो केस, एविडेंस ख़त्म कर दो, आग लग जाए, ये हुआ वो हुआ। अब इमरान खान ये नहीं कह सकता और ना कहना चाहेगा और ना कह सकता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो फिर देन यू हैव टू, अब तो सीधी सादी एफआईआर है, एफआईआर से अब भुगतो इसको। मगर दूसरे लोग अगर होते इस स्टेज पे कभी पहुंचने ही नहीं देते। भाई एफआईए आपके अंडर हैं, क्या आप समझते हैं ये केस खराब नहीं हो सकता है? क्या आप समझते हैं कि जो इदारा की प्रमोशन और अपॉइंटमेंट आप करते हैं वो आपकी बात नहीं सुनेगा? और डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ये होता है ईमानदार होने का, कभी कभी आपको भुगतना पड़ता है। जैसे माजिद खान ने भी भुगता। मेरे ख्याल में हिलाली साहब जहांगीर तरीन इसके बिल्कुल उलट कह रहे हैं। जो आपने थ्योरी पेश की है ना, जहांगीर तरीन के करीबी हल्कों का कहना यह है कि जहांगीर तरीन ये समझते हैं कि एफआईए को बजाय ये कहा जाता कि इसको दबा दो, एफआईए को ये कहा जा रहा है कि तुम कर दो। जहांगीर तरीन को सबक सिखा करे कि इनको सबक सिखाना है, तुन के रखो, यानी काम दबा के रखो पूरी तरह से। तो लिहाजा ये उसके बिल्कुल उलट काम हो रहा है। ठीक है, चले जी, लेट्स सी क्या होता है इस सारे सिनेरियो में। और जहांगीर तरीन साहब सिर्फ फिलहाल राजा रियाज की ज़बानी जो एक मैसेजेस दे रहे हैं, क्या वो धमकियां, वो गरजते बरसते बादल बरस जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब पे या नहीं, इस पर हम आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी वक्त हो रहा है एक ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे तो फिर एक और अहम मौजू है जिसकी तरफ आज फवाद चौधरी साहब ने जिक्र किया है कि जी राना सनाउल्लाह के खिलाफ कोई दहशतगर्दी का मुकदमा करने जा रहे हैं। ये सारी क्या कहानी है, बात होगी एक ब्रेक के बाद। दोबारा से नए नए मिनिस्टर बने इत्तलात और नशरियात के फवाद चौधरी साहब, और बड़े ही कॉन्फिडेंटली आज उन्होंने गुफ्तगू की और देखा आपने कि राना सनाउल्लाह साहब को सही उन्होंने निशाने पर लिया और कहा कि जी उनके खिलाफ मुकदमा बनने जा रहा है। बात तो राना सनाउल्लाह की गलत थी, हमने इसी प्लेटफॉर्म पे इमरान साहब ने भी कंडेम किया, हिलाली साहब ने भी कंडेम किया, लेकिन क्या बात सिर्फ इस हद तक ही है या इसके कुछ और भी पहलू हैं जिन पर गुफ्तगू करना ज़रूरी है? तो उसकी तरफ चलते हैं। हिलाली साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, आप समझते हैं कि राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की, जो कल हमने अपने प्रोग्राम में सुनवाई भी थी, उसके बाद वाकई उनके खिलाफ टेररिज्म का जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए? फर्स्ट क्लास डिसीजन, शाबाश। हम जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जब इन लोग हमें धमकियां देते हैं, इसलिए हमें पता है इनके गुंडे हैं, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर एक गवर्नमेंट आती है और कहती है हम तुम्हारे साथ देंगे, आगे बढ़ो,
वेरी गुड, एक्सलेंट। अब मैं देखना चाहता हूं ये किस हद तक ले जाते हैं इस मामले को। अच्छा, देखिए ये कमाल है, हम लोगों को होता है ये। आप देखिए ये उज़ैर बलोच, राव सिकंदर, क्या है अफवाह इनके बारे में? मैं तो अफवाह कहता हूं, मेरे पास एविडेंस इसलिए नहीं है कि मैंने ढूंढा नहीं है, मगर सब लोग कहते हैं ये किसके लिए काम करते हैं, और आज तक उनके लिए काम करते हैं, एंड दे गेट अवे विद इट। अगर वो कह सकें, अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन हो जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट कह के जाता है इलीगल ऑर्डर्स मुझे मिल रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि करो, और अगर मैं ना करूं तो ये बड़ी ठीक बात है, आप कह रहे हैं कि नहीं करो, डट जाओ, खुदा ये वो सब, मगर जी मैं तो बड़ा फिक्रमंद हूं। तो अगर ऐसी कोई इदारा हो जो आपके बेसिस पे इन्वेस्टिगेट करेगा और जो आदमी ऐसे धमकियां देगा उसको आप पकड़ेंगे, तो शायद सिविल सर्वेंट्स ज्यादा ईमानदार हो जाएं। अच्छा, है कि नहीं? बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल आपकी बात आप जानते हैं इन लोग कैसे। मैं आपको एक और चीज, ये तो छोड़ें, ये तो लाइफ एंड डेथ की बातें कर रहे हैं, ये निकालते कैसे हैं लोगों को? बस चलते चलते इसे कटो उससे कटो, है कमाल है। ठीक, आई बीन एट दैट लेवल। मैं तो एक दफे कह रहा था कि यार वो उसके ड्राइंग रूम से आप गेट तक आ जाएं तो कितने लोगों के किस्मत बदल जाती है, कितने लोग सैक हो जाते हैं, कितने लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो आपका ख्याल है कि ये प्रोटेक्शन देनी चाहिए? सही, ये अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली, तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए गवर्नमेंट अफसर्स को, ये कहना है हिलाली साहब का। आपके पास देखिए माफ करिए, वन मोर थिंग, ये निहाल हाशमी ने जजेस के बारे में जो कहा था, क्या हुआ? सीधा वो जेल गया ना, जेल। तो जजेस के बारे में कहें तो आप जेल जाएंगे, सिविल सर्वेंट्स के बारे में आप कहें तो आपको कुछ नहीं होगा। ठीक, तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए भाई सबके लिए, ये बात तो दुरुस्त है। इमरान साहब, आप भी समझते हैं ये मुकदमा कायम हो जाएगा? बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। पहली बात तो ये कि हिलाली साहब जैसे जो ईमानदार और ड्यूटीफुल लोग होते हैं ना, सिविल सर्वेंट्स, उनको तो सब कौम, पूरी कौम का सलाम है, लेकिन मैं समझता हूँ सियासतदानों से ज्यादा करप्ट ये खुद हैं। अच्छा? सिविल सर्वेंट्स जो उनको ये मौका देते हैं, एक दफा आप उनके मुंह पे कहे जाए मैं नहीं करता 2 नंबर काम, तो कोई बंदा जुर्रत ना करे। ये खुद करते हैं 2 नंबर काम और उनकी वजह से 7 पैसे कमाते हैं, इसलिए इनकी ये हालत होती है। अब आ जाता हूं मैं असल मौजू की तरफ। मौजू ये है कि ये फवाद चौधरी ने जो बातें की बिल्कुल ठीक है, लेकिन फवाद चौधरी साहब आप हमें ये भी बताना पसंद करेंगे कि जब आपके और मेरे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब स्टेज पे खड़े होके पुलिस वालों को कहते थे, आईजी को कहते थे मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा, मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उस वक्त उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज? कहते थे, सुनाते हैं। फिर मौजूदा वजीर दाखिला क्या क्या फरमाते थे। फिर उसके बाद आप ये देखें कि कौन सा ऐसा आदमी, मैं कहता हूँ सबके लिए हो। देखें इस वक्त जो मौजूदा सदर पाकिस्तान है, जो वजीर आजम पाकिस्तान है, जो वजीर दाखिला है, उनकी जुबान भी आप सुन लें कि वो क्या फरमा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि राना सनाउल्लाह ने जो किया ठीक किया। मेरा मुतालबा सिर्फ ये हम्बल सबमिशन ये है कि राना सनाउल्लाह के को मिसाल बना दें, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके बिल्कुल सजा दिलवाएं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों की बुनियाद रखने वाले हैं, उनको भी फिर एक ही कैटेगरी में लाना चाहिए। कानून सबके लिए क्यों है लाले साहब? अब ये सारी बातें सुन के आप क्या कहेंगे? थोड़ी सी बात मेरी सुने आप। क्या कह रहा था इमरान खान? किसको कह रहा था? पुलिस को कह रहा था। मॉडल टाउन में कादरी के लोगों के बारे में कह रहा था ये अनआर्म्ड लोग हैं, इनके पास एक हथियार नहीं है, इनके साथ ज्यादती मत करो, किसी के कहने पे इनको मत मारो। उसको आप कंपेयर कर रहे हैं जो ये सनाउल्लाह ने कहा है, ये चीफ कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को। सर आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम खान का नाम लेके कह रहे थे, धरने वाली बात कर रहे थे। आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम खान। और मॉडल टाउन वाला वाकया तो उससे पहले हो चुका हुआ था हिलाली साहब। नहीं, मैं नहीं कहता, मैंने कहा कि वो भी आप अगर सुनाते, उसको भी ये कह रहा था कि पुलिस वाले बाज आ जाओ अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की। मेरे ख्याल में जब हम सब जानते हैं कि हमारा पुलिस कैसा एक्ट करता है, मेरे ख्याल में ये एक वार्निंग देना उनको कोई बड़ी बात नहीं है।
मगर ये नाम लेके कहना, अगर तुम मेरे पार्टी लीडर के चोरी का माल के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हो, मत समझो कि हम भूलेंगे, मत समझो कि हम तुम्हारे को रहने देंगे। तुम अपना काम अगर करोगे जो जायज काम है, इसलिए कि उन्होंने करप्ट तरीके से ये जमीन को लिया है, हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये आप समझते हैं इक्वेट कर सकते हैं? हिलाली You साहब, can equate one with the other? हिलाली साहब, Absolutely. हिलाली साहब, आपने गौर से मेरा ख्याल है सुना या देखा नहीं, आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम खान का क्या ताल्लुक था मॉडल टाउन से? आईजी इस्लामाबाद धरने की बात हो रही थी। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वो कह रहे थे कि मैं आईजी को यहाँ गर्दन पे हाथ रख के, आपने देखा, वो कह रहे थे मैं हर चौक में, हर शहर में फांसी लगा दूंगा। फिर आपके वजीर दाखिला क्या फरमा रहे थे? मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब बिल्कुल सब पे कानून लागू होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप अपने मुखालफिन को तो कहें हम पर्चा कर देंगे, दहशतगर्दी की दफात लगा देंगे और आप जो मर्जी करते नहीं। वैसे इनके ऊपर भी पर्चे हुए हैं, आज तक भी भुगत रहे हैं। आपको पता है ना, ये जो पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ था, जो पीटीवी का सारा मामला था, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब तो बरी हो चुके हुए हैं मुकदमात से जो दहशतगर्दी के थे, लेकिन बाकी कुछ साथियों के ऊपर स्टिल चल रहे हैं मुकदमे। जी हिलाली साहब, देखिए, सीधी सादी बात यह है कि सर्कमस्टेंसेस देखें। ये क्या केस है? ये एक केस है कि आपने जमीन कब्जे में लिया जो आपका हक नहीं बनता था, इसलिए आप ओहदे पे थे, आप चीफ मिनिस्टर थे, तुम्हारा भाई प्राइम मिनिस्टर था और आप लोगों ने लिया है। अब हम आए हैं गवर्नमेंट में, हमें पता चला ये है और हमने कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी को कहा है इन्वेस्टिगेट करके फैक्ट्स निकालें, कानून क्या है वो हमें बताएं। ये आके किधर से आके धमकियां दे रहा है उनको कि अगर तुम ऐसी चीज करोगे तुम बख्शोगे नहीं, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे फैमिलीज नहीं बख्शेंगे। What the hell is that? लेकिन हिलाली साहब, फिर इस तरह तो हर कोई अपना कॉन्टेक्स्ट आप नहीं समझते। नो, लिसन टू मी, आप नहीं समझते उसमें कोई फर्क है कि आप एक पुलिस आईजी को कहते हैं अगर तुम आके हमारे लोगों को मारा और ये किया वो किया, एक पुलिस आईजी को कह रहे हैं तुम अपने अगर हथियार और ताकत इस्तेमाल किया। और इस केस में जिधर एक सिविल सर्वेंट एक ऑर्डर पे आपकी इलीगैलिटी निकाल रहा है, माय गॉड, अगर आप समझते हैं वो एक ही केस है तो फिर देन फॉरगेट इट। माने क्या हम तो सिर्फ स्टेटमेंट्स को ले रहे हैं, लेकिन ये कि कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखेंगे इमरान साहब, फिर तो वो अपने साको सबाक लेके आ जाएंगे कि जी हम भी जस्टिफाइड है हमारी स्टेटमेंट। उसकी बुनियादी वजह वो ये कहेंगे कि जनाब हमारा भी कौन सी अदालत ने साबित कर दिया कि हमने नाजायज किया है। वो तो आज राना सनाउल्लाह जीएनएन पे कह रहे थे कि मेरे बयान में तो कोई नामुनासिब बात है ही नहीं। अरे भाई वो तो कहेंगे ना कि अदालत में साबित करो। हाँ जी, ठीक है। बहरहाल चलिए इसको बस में इमरान he has not been arrested, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ है। वो आके खड़े हो के धमकियां पे धमकियां कि अगर हम कुछ चीज पता करने के लिए करें तो तुम हमारे बाल बच्चों के पीछे लग जाते हो। क्या बात है यार, इज दिस राइट? एक लॉ मिनिस्टर, ये लॉ मिनिस्टर रह चुका है पंजाब का, तो वाह, ये है रूल ऑफ लॉ। हिलाली साहब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर एक दफा इस मुल्क में किसी को ये पता चल जाए कि हमने अगर ऐसा कोई काम किया तो हमें सजा मिलेगी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो, चाहे उसका ताल्लुक पीटीआई से हो, तो यकीन करें ना राना सना ऐसी कोई बात करेगा ना सदर आरिफ अलवी ऐसी बात करेंगे। लेकिन ये जहां से भी सिलसिला शुरू हुआ ना, जैसे मिसाल के तौर पर अभी राना सनाउल्लाह साहब को ही आप कह लें कि मिसाल बना लें, तो वो ये कहा जाएगा कि ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं, लेकिन समीना किसी ना किसी को तो फिर मिसाल बनानी होगी ना, लेकिन मिसाल इस तरह से नहीं बनती कि आप सिर्फ मुखालिफिन से शुरू करें। ठीक है, चले जी, अब वो खुद हुकूमत में वो तो नहीं ऐसी कोई बात करे। बहरहाल अभी तो सिर्फ इंदिया दिया गया है, पता नहीं आगे वो मुकदमा करते भी हैं या नहीं, या क्या मामला तय होते हैं। लेकिन फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि जनाब रियासती इदारों या रियासती मुलाजमीन को अपने मुलाजमीन ना समझें, पॉलिटिशियंस तो ज़्यादा बेहतर होगा, चाहे आप अपोजिशन में हो या चाहे गवर्नमेंट में हो, उनको ज़रा अपनी सियासत से अलग ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के दौरा मुत्तहिदा अरब अमीरात की, क्या इससे समरात हासिल होने जा रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ इंटरनेशनल उमूर के हवाले से जब गुफ्तगू करें तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का उसमें जो मफाद है वो देखना बड़ा ज़रूरी होता है,
और यूएई के दौरे पे गए हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, और वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि यूएई ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो सालिसी की भी पेशकश का किरदार अदा करने के लिए तस्दीक की है। लेकिन सवाल वही आ जाते हैं कि क्या मसला कश्मीर के बगैर ये सब हो पाएगा या नहीं, और इस दौरे से क्या फ़वाइद हासिल होंगे। हिलाली साहब की तरफ पहले जाते हुए, हिलाली साहब आपको लगता है कि कोई यूज़फुल दौरा है, क्या आपको इसका मकसद समझ में आ रहा है? देखिए, यूएई ने शाह महमूद कुरैशी को एडवाइस दिया है कि ये जो सब इंटरनेशनल लॉ और यूएन रेजोल्यूशंस को इंडिया रद्द कर रहा है ना, ये फ़िलहाल भूल जाएं। कश्मीर के ऊपर ये एक तरफ रखें, और ये जो लोगों को मार रहा है, औरतों को रेप हो रहे हैं और जो किलिंग हो रहे हैं और पैलेट गन से लोग अंधे हो रहे हैं और जो किस्म की जुल्म हो रही है कश्मीर में, वो भी एक तरफ रख लें। और अब जो उन्होंने फैसला किया है मूडी ने कि डेमोग्राफिक कंपोजिशन, माने कि मुसलमानों को उधर से निकाल के और हिंदुओं को उधर भेजना, ये भी एक तरफ कर लें। देखिए, ये सब चीज़ आप भूल जाएं। जैसे हमने जो इजरायली जो कर रहे थे फ़लस्तीन में, हम देखिए भूल गए सब चीज़। हमने एक तरफ करके उनके साथ हमने दोस्ती कर ली। इजराइल हमारे साथ खुश, अमेरिका हमारे साथ खुश, तो क्यों नहीं तुम हमारे तरह काम करते हो? अच्छा, लेकिन ये माने कि हर सही, ये इस किस्म का आपको मशवरा दिया जा रहा है। अच्छा, लेकिन इस किस्म का मशवरा दिया जा रहा है। अगर नहीं, अगर मैं उधर होता तो मैं कमरे से निकल के प्लेन में बैठ के वापस आ जाता। अच्छा, जब बालादूर जो था प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बेनजीर को भुट्टो को कहा एक फंक्शन में फ्रांस में ऑफिशियल विजिट में कि क्या यार तुम कश्मीरी बशीर करते रहते हो, भूल जाओ कश्मीर को, दोस्ती करो और आगे बढ़ो। तो बीबी ने उसको जो जवाब दिया था, मैंने अपना हाथ जोड़ना पड़ा उनके सामने, मैंने बीबी के सामने मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर बस हो गया है, काफ़ी हो गया है। अच्छा, भाई ये क्या किस्म का मशवरा आप गए हैं लेने के लिए? ये कोई आपके लोगों और कश्मीरियों और प्रिंसिपल्स के साथ है? ठीक है, बिल्कुल हिलाल साहब, लेकिन हम कौन सा अभी उनका मशवरा मान भी रहे हैं? क्यों इमरान साहब, मशवरा तो मुफ्त है लेकिन मानना तो जरूरी नहीं है। नहीं, देखिए 2-3 चीजें खित्ते में ना, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि खित्ते में यूएई अपना किरदार बढ़ा रहा है। खास तौर पर पहले उसने मिडिल ईस्ट पे अपनी गिरफ्त मजबूत की है, और मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी अरब के, वो भी उनको अपना गुरु मानते हैं, उनकी बात मानते हैं। इसी तरह इंडिया के साथ आपको पता उनका ट्रेड का रिलेशन है और बहुत से रिलेशन है। अब अमेरिका, असल में इसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका ने यूएई से कहा है कि आप ये सारे मामले में सालिसी करें, तो यूएई है जो उसने पाकिस्तान को कहा और इंडिया को कहा। आपको याद होगा जब अमेरिका ने सालिसी का कहा था तो पाकिस्तान तो मान गया था, लेकिन इंडिया ने उस वक्त इनकार कर दिया था। अब इंडिया भी मान गया, क्योंकि इंडिया को, जैसे हिलाली साहब फरमा रहे थे कि इंडिया को नजर आ रहा था कि जनाब जो कुछ हमने कर लिया है, अगर वो सब ये एक साइड पर रख देते हैं तो फिर तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है, फिर तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सालिसी से। अब ये भी खबर है कि शायद अगरचे हमारे दफ्तर खारजा ने इसकी तरदीद की है कि आज मुलाकात का वहाँ कोई चांस नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि इंडियन वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा में शायद वहाँ एक मुलाकात भी, खुफिया मुलाकात भी हो जाए। अच्छा। जिसके कभी चांसेस हैं कि वो मुलाकात अरेंज की जा चुकी है, लेकिन कैसी खुफिया मुलाकात है जो होने से पहले नहीं, इसीलिए वो तो इनकार कर रहे हैं ना। जैसे पहले ये इनकार कर रहे थे कि कोई सालिसी नहीं हो रही, तो फिर अमेरिका में जाके उन्होंने कह दिया कि हाँ हम सालिसी कर रहे हैं। तो बात ये है कि हमें ज़रूर खैर मकदम करना चाहिए, हमें ज़रूर मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें अमन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अपनी शराइत के साथ। हमें अपनी शराइत, हमें कश्मीरियों का हक़ खुद अरादियत, हमें वहाँ पे होने वाले जुल्म, वहाँ पे होने वाली ज़्यादतियाँ, ये कुछ भूलना नहीं चाहिए। इनका ख्याल करते हुए मुज़ाकरात। लेकिन अब तो बड़ा क्लियरली आज जवाब दे चुके हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि जब तक 5 अगस्त वाला मामला रिवर्स नहीं होगा उस वक्त तक नो टॉक्स। देखिए, सीधी बात यह है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। भाई, आपने एक वादा किया है, 70 साल से वो वादा पे आप अमल कर रहे हैं। कश्मीरियों को, 10 मिलियन मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, और आज आप कहना चाहते हैं सब चीज भूल जाओ, इसलिए यूएई कह रहा है आपको भूल जाओ।
खुदा के लिए यार, गेट अ ग्रिप। जेनोसाइड हो रहा है कश्मीर में, आप कहना चाहते हैं भूल जाओ? रेप हो रहा है, पेलेट गन से लोग अंधे हो रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज आने, कंपोजिशन को चेंज करना चाहते हैं उन्हें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं कह रही कि भूल जाओ, वो तो ये यूएई अगर बाहर हुआ कोई शख्स, उनका क्या स्टेक है कश्मीर में, वो तो कह सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं यूएई वाले, आपको पता है? ये कह रहे हैं हमने इनको कहा एज इफ ओ यार हम देखो ऊंट से तो निकले हैं ये 20 साल पहले, मगर कहो यार हमने इनको बड़ा अच्छा मशवरा दिया, सब चीज भूल जाओ। जैसे हम घुटने टेक के लेट गए हैं इजराइल के सामने और अमेरिका के सामने, वो तुम भी करो। साहब वक्त खत्म हो गया और आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन होपफुली गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी और जब तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आती हम उसके हवाले से क्या बात कर सकते हैं, लेकिन अगेन हमें अपने इंटरेस्ट को देखना होगा और यही मेरा ख्याल है पाकिस्तानी हुकूमत को भी देखना होगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे समेटते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।